नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका अपना सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में कुल 6 लेक्चर देख चुके हैं। जो छठवां लेक्चर था उसमें आपने कुछ क्वेश्चन देखे थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों में थोड़े से ये बातें थी कि आपको सॉल्व करना थोड़ा कठिन पड़ रहा था। इसलिए कठिन पड़ रहा था कि वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा थी। लेकिन आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उन सभी लेक्चरों में और ज्यादा ही कैलकुलेशन आने वाला है। ये जो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है इसमें कैलकुलेशन अच्छे खासे लेवल की है। तो क्वेश्चन का लेवल समझने से पहले ये चीज समझिए हमारी स्पीड किस तरीके से कैलकुलेशन पे स्पीड होगा तभी जाके आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है, आज हमारा उद्देश्य है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। अच्छा, एक पहले बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ से। किससे होता है? पदार्थ से। अगर आपके सामने कोई द्रव लिखा है, द्रव माने होता है पानी। द्रव का मतलब क्या होता है? पानी होता है। लेकिन द्रव्य का मतलब क्या होता है? आपका पदार्थ होता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। द्रव का मतलब क्या होता है? लिक्विड। लेकिन द्रव्य का मतलब होता है मैटर या मास। क्या होता है? मास या द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान बोल लो या मास बोल लो। तो हमारा जो हेडिंग है द्रव्य अनुपाती क्रिया, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्यों पढ़ना है, अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है सचिन? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। क्या नाम है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। तो देखना, एक एक बातों को समझते हुए चलना। पहले मैंने आपको एक बात क्लियर कर दिया है। क्या बात क्लियर किया है? कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ से है। द्रव्य का मतलब किससे है? पदार्थ से है, मैटर से है। किससे है? मैटर से है, सब्सटेंस से है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, तो द्रव्य अनुपाती जो क्रिया नियम जिस व्यक्ति ने दिया था उसका, ये नॉर्वे के 2 वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? नॉर्वे के 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर, नॉर्वे के 2 वैज्ञानिक मिलकर इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के बारे में बताया। कहां के वैज्ञानिक थे? नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। नाम क्या था इन दोनों का? एक का वैज्ञानिक का नाम था गुलबर्ग और दूसरे का नाम था वागे। 2 वैज्ञानिक जो थे उनका नाम क्या था? एक था गुलबर्ग, दूसरे का नाम क्या था? वागे। 2 लोगों ने मिलकर किस नियम को बताया? तो आपके द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के बारे में बताया। नॉर्वे के 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर गुलबर्ग और वागे ने द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के बारे में बताया। कहां के? नॉर्वे के। तो यह एक जो सैद्धांतिक नियम है, यह किस प्रकार का नियम है? यह एक प्रकार का सिद्धांतिक नियम है। कैसा नियम है? सिद्धांतिक नियम है। यह एक प्रकार का सिद्धांतिक नियम है। यह किस प्रकार का नियम है? यह एक प्रकार का सैद्धांतिक नियम है। कैसा नियम है? सैद्धांतिक नियम है, जो कि वास्तव में अप्लाई नहीं होता, जो कि वास्तव में नहीं है, जो कि वास्तव में या जो वास्तविक में अप्लाई नहीं होता है, जो वास्तविकता में नहीं होता है। तो कैसा होता है चीजें अब समझते हैं, देखते हैं एक एक करके। अब आगे आपको समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। तो पहले आपको एक बात पता चल गई, नॉर्वे के 2 वैज्ञानिक थे जिनका एक का नाम था गुलबर्ग, दूसरे का नाम था वागे था। इन दोनों ने मिलकर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के बारे में बताया था। तो इन्होंने बताया क्या? जैसे हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन कैसा है? जैसे हमने एक रिएक्शन लिख दिया A इंटू ए प्लस B इंटू बी। ये आपका क्या है? अभिकारक है। ये आपका क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट है। ये क्या है? आपका अभिकारक है। जैसे ही अभिकारक है तो कुछ ना कुछ उत्पाद बनेगा। मैंने उत्पाद जो बनाना सी बनाया और डी कैपिटल डी बनाया, तो ये हमारा क्या बन गया? उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद बन गया। पहला क्या बना आपका? इधर साइड का अभिकारक है, दूसरे साइड का क्या है? उत्पाद है। मैंने इसको आसानी तरीके से आपको लिखना सिखा चुका हूं पहले से ही। इसमें मैंने आपको अपक्रिया की दर को निकालना सिखाया था, औसत वेग को निकालना सिखाया था और तात्क्षणिक वेग को निकालना सिखाया था। आज उसी की प्रक्रिया में फिर से देखो यही चीजें हमें यहां दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? ए जो है, कैपिटल ए के साथ जो स्मॉल ए लगा हुआ है, ये मोल को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? मोल के बारे में डिफाइन करता है। जो कैपिटल बी के पास जो स्मॉल बी लिखा हुआ है, ये भी मोल को डिफाइन करता है। ये सभी किसको डिफाइन कर रहे हैं? जो जिसके सामने जो छोटे वाले लेटर लिखे गए हैं, ये सभी किसको डिफाइन करते हैं? मोल को डिफाइन करते हैं। और जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जो अप्लाई होता है, अधिकांशतः अभिकारकों के ऊपर ही हम लोग लागू करते हैं।
किसके ऊपर लागू करते हैं? अभिकारकों के ऊपर ही लागू करते हैं। अब कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, तो बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में पहली बात क्या पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान देते हुए चलिएगा। तो एक ही क्रिया करने की दर, अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। एक ही क्रिया करने की जो दर है, क्रिया करने की जो दर है, रेट जो है, आप इसको लिखोगे कैसे? एक ही क्रिया करने की जो दर है, आप इसको लिखोगे कैसे? तो पहले देखो यहाँ पे लिखा क्या, ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो आप यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का पहले साइन लगाओगे। कैसा साइन लगाओगे? प्रोपोर्शनलिटी के, क्योंकि नाम क्या है, द्रव्य अनुपाती नियम, अनुक्रमानुपाती का साइन आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा? अनुक्रमानुपाती का आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने चिन्ह लगाया तो आप किसके लिए लिख रहे हो? एक ही क्रिया करने की दर के बारे में लिख रहे हो, एक के बारे में लिख रहे हो। आपने लिखा, अब ए को क्या करोगे? एक डब्बे के अंदर लिख दोगे। डब्बे के अंदर जैसे लिखा तो आपने सांद्रता को बताया। किसको बताया? आपने सांद्रता को बताया। अब इसके ऊपर आपने क्या लिख दिया? स्मॉल ए, इसी वाले पार्ट को आपने स्मॉल ए को लिख दिया। ठीक इसी तरीके से अगर बी के बारे में लिखा जाए तो बी की सांद्रता क्या होगी? बी की क्रिया करने की दर क्या होगी? बी की क्रिया करने की दर, बी की क्रिया करने की दर, यहाँ पे भी आर बराबर में आर प्रोपोर्शनलिटी बी लिखूंगा और ऊपर में क्या लिख दूंगा? स्मॉल बी लिख दूंगा। बात इतनी समझ में नहीं समझ आई? एक ही क्रिया करने की दर आर बराबर में ए लिखा था, उसके पावर में ए लगा दिया। ये जो है ये सांद्रता है, सांद्रता के ऊपर मैंने ए लिख दिया, फिर बी लिखा, बी के ऊपर क्या लिखा? बी की सांद्रता के ऊपर बी लिख दिया। इतनी बात समझ में आई सचिन आपको? हाँ, सही से बैठ जाओ, पहले इतना लिख लिया। तो अब क्रिया का वेग जो होगा टोटल, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग जो होगा, अब क्रिया का वेग या दर, अब क्रिया का जो वेग या दर आर बराबर में होगा क्या? अब जैसे ही मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, जैसे ही इन दोनों को मिलाऊंगा तो मिलने के बाद पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देता हूं। तो यहां पे लिखूंगा ए की पावर में ए, बी की पावर में स्मॉल बी, लिख लिया। अब यहां पर इस साइन को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ती है। कैसी वैल्यू लानी पड़ती है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू में हम लोग किसको लाने जा रहे हैं? के को लाने जा रहे हैं। किसको लाने जा रहे हैं? के को लाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीजों को। तो हमने क्या किया, यहां पर मैंने इस पार्ट को हटाया, मतलब आर, इसको हटाया, इसके जहां बराबर लाया, यहां पे आगे लिखा के, फिर ए की पावर में ए और बी की पावर में बी। समझ में आई इतनी बात? तो आपने क्या निकाल दिया? आपने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बताया। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बताया। क्या बताया? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के बारे में आपने बताया। इतनी बात समझ में आ गई? अगर जैसे इस पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम पर, अगर आप में कोई सवाल दे दे कि सवाल को आप कैसे लगाओगे, तो ये बात समझ में आएंगे? नहीं समझ में आ गई? तो आगे देखते हैं सवाल कैसे आते हैं। जैसे मैंने आपको एक बहुत छोटा सा सवाल दे दिया, आपने अमोनिया का रिएक्शन देखा ही होगा, नाइट्रोजन गैस, ये सारी चीजें देखी होंगी। तो मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, N2 + 3H2, इससे बनता क्या है हमारा? इससे हमारा क्या बनता है? अमोनिया बनता है। एक बात फिर से आपको फिर से याद दिला देता हूं, NH2 कहीं पे आएगा तो उसका मतलब होता है एमाइड। क्या होता है? एमाइड। NH3 कहीं पे आता है, उसका मतलब होता है अमोनिया, अमोनिया। अगर कहीं पर NH4 आता है उसका मतलब होता है अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम। तीन बातें आपको याद रखनी है। अगर NH2 आ रहा है तो उसको एमाइड बोलेंगे, NH3 आ रहा है अमोनिया बोलेंगे, NH4 आ रहा है अमोनियम बोलेंगे। तो आपको ये सवाल दिया गया है, इस सवाल में बोला जा रहा है कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, क्रिया नियम के अनुसार इसका दर बताएं, इसका दर या वेग ज्ञात करें, वेग ज्ञात करें। चलो भाई, जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहला वाला पार्ट को आप कैसे लिखोगे, दूसरे वाले पार्ट को क्या लिखोगे? जो आगे साइन है उसके पावर में चढ़ा देना है, जो आगे साइन है उसके पावर में चढ़ा देना। तो आपने पहले लिखा आर, बराबर में साइन लगा दिए, एक कांस्टेंट वैल्यू के रहता है, के के बाद क्या लिखोगे? यहाँ पे N2 है तो N2 लिख लोगे। अब इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखोगे? H2 लिखोगे। अब पावर में क्या है इसके? 3 है, इसके साथ में क्या लगा है? 3 लिखा, तो इसके पावर में क्या लिख दिया? 3 लिख दिए। तो आपको मैंने इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था, यही इसका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा चीजों को। ठीक है, तो यही बात आपको यहीं तक समझनी थी अभी।
इसके आगे और समझते हैं बातों को, बहुत गहरी तरीके से बातों को समझते हैं। तो हमने आपको पहले बताया कि जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन को किसने बताया था? तो नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों का नाम क्या था? एक का नाम था गुलबर्ग, दूसरे का नाम था एक का वागे, दूसरे का नाम क्या था? वागे। दो वैज्ञानिक थे, एक गुलबर्ग थे, दूसरे वागे थे, जिन्होंने इस नियम के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि कहा कि अगर कोई भी चीज है उसके आगे वाले जो मोल पार्टिकल हैं उसके ऊपर चढ़ा दो। मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसके आगे मैंने एक लिख सकता हूं, चाहे एक हटा दो, एक का पावर करोगे कोई भी चीज होगा वही आता है। लेकिन इसके आगे 3 लिखा तो मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। इतनी बात समझ में नहीं समझ में? और मैंने आपको एक बात और यहाँ पर आपको मैंने बताया था, यह एक सैद्धांतिक नियम होता है। कैसा नियम होता है? सैद्धांतिक नियम होता है। या एक सैद्धांतिक नियम होता है जो वास्तविकता में लागू नहीं होता है, जो वास्तविकता में लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, जो वास्तविकता में लागू नहीं होता है, जो वास्तविकता में लागू नहीं होता है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो, अगर क्लियर हो गया हो तो यस करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसने बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? आप बहुत बेसिक तरीके से चीजों को समझ सकते हो यहाँ पर। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया हो वीडियो को पीछे करो, फिर से एक बार देखो, फिर से समझो, तब फिर से आगे बढ़ो। ठीक है, हर जब तक समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को देखें। अगर नहीं आता है, कोई भी समस्याएं आ रही हैं, मेरे पास मैसेज करो। मैंने बहुत बार अपना नंबर बता चुका हूँ। आप मेरे नंबर को उसी चैनल के माध्यम से, इसी चैनल के में आप मेरे नंबर को खोजेंगे, नंबर आपको मिल जाएगा और क्या करिए आप उसको निकालिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए। अब आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक या वेग नियम। वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक या वेग स्थिरांक या वेग नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू साहब, आप सभी को बताना चाहता हूं। वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक या वेग नियम होता क्या है, इसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, चलो समझते हैं। पहला पॉइंट क्या करना है, पहले ये चीज समझना है। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने जो चीजें आपको मैंने बताया था, क्या बताया था आपको? मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कभी भी कोई रिएक्शन दिया जाए तो उस रिएक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं? द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार किस तरीके से लिखते हैं। तो आपने लिखा कैसे था, थोड़ा सा एक बार याद करिए। R बराबर में K, A की पावर में स्मॉल a और B की पावर में स्मॉल b। आपने ऐसे ही लिखा था कि नहीं लिखा था? यहां पर जो आपने कांस्टेंट पार्ट लाया था, इसी को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक या वेग व्यंजक। इसी को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक कहते हैं, इसी को हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं। लेकिन अभी समझ में नहीं आया होगा, और अच्छे से समझते हैं और अच्छे से बातों को समझते हैं। इसको मिटा दिया जाए तो आगे बताता हूं आपको। तो ये होता क्या है, वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर, वह व्यंजक जो अभिकारकों की, वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग, ध्यान सुना, वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता हो, उसे वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक के कहते हैं। ध्यान सुनना, समझना अच्छे से, मैंने पूरा डेफिनेशन लिख दिया है। वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता, यहां पर ध्यान देना, प्रायोगिक निर्भरता को दिखाता है। जो प्रयोग के माध्यम से सिद्ध हो चुका है उसी निर्भरता को दिखाता है। तो ये क्या बोला, वह व्यंजक जो अभिकारकों की, आपने ये फिर से बताओ, द्रव्य अनुपाती नियम में आपने किसको लिया था? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में आपने किसको लिया था?
तो आपने द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम में आप मुझसे एक बार फिर से कहोगे कि आपने तो सर केवल और केवल अभिकारक को लिया था। हाँ बाबू साहब, अभिकारक को ही लिया था। तो अभिकारक को जब आपने लिया था तो यहाँ पे फिर से वही बात को बोला गया है, वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता, किसकी सांद्रता, मोलर सांद्रता। अब फिर से एक बार इसका आप फिर से एक बार लिख के दिखाओ तो, R बराबर में K, A की पावर में A, B की पावर में B। ये देखो, ये आपका क्या है, ये ही आपकी क्या है, मोलर सांद्रता है। मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता के प्रायोगिक मान को, कौन से मान को, अब क्रिया के वेग के प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वही वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? आइए ध्यान देना, यहां पर मैंने जैसे आपको एक रिएक्शन फिर से आपको बताना चाहता हूं, यहीं से थोड़ा समझना, बहुत अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट मजबूत करना है अपना। ठीक है, कॉन्सेप्ट मजबूत करते हुए चलना है, हम सबको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। जीओसी का लेक्चर देखना नहीं भूलना है आप सभी को, जीओसी का लेक्चर देखना नहीं भूलना है आप सभी को। तो मैं कहता हूं अगर ए से ए बन रहा है प्लस बी से बी बन रहा है, इससे एक प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग अवक्रिया की वेग को जब लिखेंगे, अवक्रिया का वेग जब हम लोग लिखते हैं, वेग या दर जब भी हम लोग लिखते हैं, आर जब भी लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? पहले तो एक तरीका है अवक्रिया की वेग या दर को लिखने का, जो तरीका होता है dx अपॉन में dt करके लिखते हैं, बराबर में k, a की पावर में x और b की पावर में y। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर x व y के मान, इससे पहले मैंने आपको एक और रिएक्शन आपको बताया था, k बराबर में a की पावर में a, b की पावर में b। इन दोनों से थोड़ा समझते हुए चलना। देखो, आपने जब वहां पर रिएक्शन आपको मैंने जब करके आपको दिखाया था, वो रिएक्शन क्या था? N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 3NH2, सॉरी 3NH3, सॉरी देखो 2 2 4 2 2। तो मैंने जब आपको बताया तो आपने क्या किया? बैलेंस किया। क्या किया आपने? इसको बैलेंस किया। बैलेंस किया कि नहीं किया है? आपने इस बैलेंस रिएक्शन को लिखा है। लेकिन जो एक अपक्रिया की दर या वेग के बारे में आप बात करना चाहते हो, यहां पर a और b का मान बदल सकता है। a और b का मान बदल सकता है। आप क्या कर सकते हो? इन चीजों को आप किसी न किसी और तरीके से भी बैलेंस कर सकते हो। a और b का मान बदल सकता है, लेकिन x तथा y का मान बदल नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है। a और b का मान बदल नहीं सकता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, a और b बराबर भी हो सकते हैं, a b बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। किसके बराबर हो सकता है? किसके? x y के। ध्यान देना। तो आप कहोगे x y है क्या? यही x y जो है यही प्रायोगिक मान है, यही x y जो है यही प्रायोगिक मान है, यही आपके प्रायोगिक मान है। ठीक है, यही आपके क्या है? प्रायोगिक मान है। ठीक है, यही आपके क्या है? प्रायोगिक मान है। ध्यान से समझते हुए चलना। मैंने क्या कहा? a b का मान, यहाँ पर आपने क्या किया था? बैलेंस के रूप में दिखाया। a b का मान तो बदल सकता है, लेकिन x y का मान नहीं बदल सकता। a b के बराबर y x y हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा केस है, आपको समझना चाहिए इसके बारे में। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? और k क्या होता है? स्थिरांक होता है। अगर मैं आपसे कहूं k क्या होता है, तो k आप बताओगे स्थिरांक होता है। क्या होता है? k एक स्थिरांक होता है। यहाँ पे आपने जो k लिखा है बार बार, ये k ही आपकी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, यही आपका क्या है? स्थिरांक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इस k का डिफिनीशन देने की बात करूं, इस वेग स्थिरांक के डिफिनीशन देने की बात करूं, इसको हम लोग वेग स्थिरांक, k को वेग स्थिरांक भी बोलते हैं। मैं अगर कहूं आपको वेग स्थिरांक के डिफिनीशन देने की, या आपसे मैं कहूं विशिष्ट अपक्रिया वेग का वेग स्थिरांक निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे? विशिष्ट, एक पहले हेडिंग लगा दो, विशिष्ट अपक्रिया का वेग या विशिष्ट अपक्रिया का वेग या दर, विशिष्ट अपक्रिया का वेग या दर या वेग स्थिरांक या वेग, एक मिनट रुकना,